वंदे मातरम साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हमारा इन सब टॉपिक्स पे होने वाला है। फिलिप्स वक्र, स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स वक्र के बीच में क्या संबंध है। इसके अलावा नेहरू का एक कॉन्सेप्ट होगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित, उसको देखेंगे। जुड़ा हुआ है ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से, विशेषकर इससे जुड़ा हुआ है। अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। ये सभी टॉपिक 7वें अध्याय से संबंधित है, यानी मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। आगे बढ़े इसके पहले कम्युनिटी टैब में मैंने एक प्रश्न दिया था। वैसे ये प्रश्न इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये दिया था, इनर लाइन परमिट, करंट अफेयर्स या फिर पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आप मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोगों ने गलत ही दिया। इसका आंसर डी होगा। इसको एक्सप्लेन इस वीडियो के अंत में करूंगा। पहले आज का क्लास देख लेते हैं। फिलिप्स वक्र हमारा आज का टॉपिक है, इसको समझेंगे। पहली बात तो ये क्या है, कर्व है, यानी कि एक वक्र है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ज्यामिति के माध्यम से, सांख्यिकी वाले जो पार्ट होते हैं उसके माध्यम से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कर्व के माध्यम से एक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास A.W. फिलिप्स नाम करके एक इंजीनियर और अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, उन्होंने किया था। यह जो है वक्र, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को, यानी रिलेशन को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। और सिर्फ ये संबंधों को दर्शाता ही नहीं है, इस संबंध के आधार पे बहुत सारे राष्ट्रों ने 60 के दशक में, 1960 के दशक में अपने आर्थिक नीतियों को तय किया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्र है। वैसे बाद में यह फिलिप्स वक्र जो है वो, इसमें कुछ कमियां निकली, लेकिन आज भी जो है इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये वक्र है और वक्र के माध्यम से कुछ सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया जाएगा। क्या है सिद्धांत, वो देखते हैं। तो यह वक्र दर्शाता है कि जब मुद्रास्फीति कम रहती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति कम रहती है तो क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। याद रखेंगे इस लाइन को। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम रहती है। तो ये सेकंड कंडीशन जो है, इस सेकंड कंडीशन को अचीव करने के लिए ही फिलिप्स वक्र का जो सिद्धांत है वो कुछ मार्गदर्शन करता है कि मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए। थोड़ी सी मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा क्यों होगा? सामान्य तौर पर आप ऐसे समझें कि जब मुद्रास्फीति थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, इसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगे। हल्का सा महंगाई होगा तो जो कंपनियां हैं, जो चीजों का प्रोडक्शन कर रही हैं, उनका मुनाफा बढ़ेगा। मुनाफा बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो रोजगार दे पाएंगे अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो सामान्य रूप से ये बात तो आज भी सही है। ठीक है, और मुद्रास्फीति अगर कम रहती है, इसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसमें कमी आएगी, चूंकि मुनाफा कम होगा। और जब मुनाफा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, कंपनियां क्या करेंगी कि लोगों की छटाई करेगी, यानी कि ज्यादा लोग बेरोजगार फिर हो जाएंगे, है ना। तो ये कंडीशन आज भी होता है। लेकिन एक और बात है कि दोनों के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। ये दोनों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। ट्रेड ऑफ की स्थिति का मतलब ये होता है कि दो विपरीत वांछनीय स्थिति, जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, दोनों एकदम अलग अलग कंडीशन है और दोनों के बीच संतुलन, तो उस स्थिति को ट्रेड ऑफ की स्थिति कहते हैं। तो इस अर्थशास्त्री ने, फिलिप्स ने कहा कि दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। 60 के दशक में यह अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत माना जा रहा था और बहुत सारे राष्ट्रों ने इस सिद्धांत को अपनाया भी। विकसित राष्ट्रों ने अपनाया, विकासशील राष्ट्रों ने भी अपनाया। इसके बारे में और विस्तार से देखेंगे, लेकिन इस वक्र को एक बार हम लोग पहले यहां देख लें। फिलिप्स वक्र को हम लोग यहां एक बार देख लेते हैं। फिलिप्स कर्व को एक बार यहां देखते हैं। ये तो 0 हुआ, यानी कि 0% को ये दिखाता है। यहां 2%, 4%, 6%, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा 8%। ये सब मान लो कि बेरोजगारी की दर है। ये बेरोजगारी की दर को दिखा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये। इधर भी उसी तरह से बढ़ेगा, 2%, 4, 6, 8, और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का रेट है, यानी मुद्रास्फीति की दर है। इन्फ्लेशन रेट है ये। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। रिलेशन कुछ इस तरह का बनता है, ये और बेहतर बन सकता था, कुछ इस तरह का ही ये बनता है। ऐसे ऐसे ये सेकंड वाला जो मैंने लिखा, क्योंकि ये इस तरह का कुछ है कि इसको मिटाया नहीं जा सकता है,
इस तरह का कुछ बनाना, या फिर से एक दूसरा बना देता हूं, इस तरह का कुछ बनता है, ये एग्जैक्ट बना, ये 0%, ये 2%, 4, 6%, ये स्वयं बढ़ता चला जाएगा, ये बेरोजगारी की दर है, यहाँ 2%, 4%, 6, 8, ये भी अपना बढ़ता चला जाएगा, ये इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का रेट, ये इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये बेरोजगारी है और ये मुद्रास्फीति है, तो देखो बेरोजगारी जैसे जैसे इधर आ रही है, यानी कि बेरोजगारी की दर कम हो रही है, वैसे वैसे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है मुद्रास्फीति कम हो रहा है। तो ये जो कर्व है इसी को कहते हैं, इसी वक्र को कहते हैं, इसको कहते हैं फिलिप्स वक्र, ठीक है। तो ये सिद्धांत कुछ हद तक सही भी है, इसको आप हटा देना, इसी को मानना, ठीक है। यहाँ कर्व थोड़ा सा ढंग से बन नहीं पाया था, इसको अपने कॉपी में ढंग से लिख लेंगे। और ये इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कई बार जो है एग्जाम में पीटी में सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की कुछ बढ़ी हुई दर कहीं ना कहीं रोजगार के लिए फायदेमंद है, तो उस स्थिति में बातों को लिखते हुए फिलिप्स वक्र का उदाहरण देते हुए ये कर्व अब वहां बना भी सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो चीजों को ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत से प्रभावित हो यह माना जाने लगा कि एक खास मौद्रिक नीति का पालन करके बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी हो जिसके तहत इन्फ्लेशन को हल्का सा बढ़ाया जा सके, हल्का सा पुश किया जाए, लेकिन उससे क्या होगा, बेरोजगारी पर अंकुश लग सकेगा, कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत महत्वपूर्ण। भारत में भी आज की तारीख में आप देखोगे तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा, इवन बेरोजगारी जैसे मुद्दे पॉलिटिकल एरेना में ज्यादा चर्चित नहीं होते थे, लेकिन अब वो पॉलिटिकल रूप भी लेते चले जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में हमेशा ये रहा है, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार, क्योंकि सरकार कहती है कि हम रोजगार को देखेंगे, ठीक है, बाद में प्राइवेट सेक्टर भी यही कहते हैं। तो बेरोजगारी पर कंट्रोल किया जा सकता है एक विशेष मौद्रिक नीति का अनुपालन करके, तथा कुछ बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की कीमत में, यानी कीमत में मतलब क्या है कि अगर मुद्रास्फीति को थोड़ा सा हम अगर पुश करें, यानी कि मुद्रास्फीति का रिस्क हम थोड़ा सा लें, तो बेरोजगारी को स्थायी रूप से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कीमत में मतलब रिस्क में। विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों ने भी इस अवधारणा को अपनाया, लेकिन विकासशील देशों में, भारत या अन्य जो विकासशील देश हैं, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही थी कि उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ साथ बेरोजगारी की भी उच्च दर थी। इसका मतलब क्या हुआ कि विकासशील देशों ने इस अवधारणा को अपनाया तो, लेकिन विकासशील देशों में वास्तव में फिलिप्स वक्र ढंग से काम कर ही नहीं रहा था। मतलब फिलिप्स वक्र आकर के विकासशील देशों में फ्लॉप्स हो जा रहा था, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा था। फिर भी चूंकि पश्चिमी देश जिन सिद्धांतों को मान्यता देते थे, विकासशील देश भी उनको अपनाते थे, इसीलिए ज्यादा इस पर विवाद किया नहीं गया। लेकिन 70 के दशक में इसमें परिवर्तन आने लगा। उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे होते हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी अगर दोनों उच्च स्तर पे हो तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। वैसे स्टैगफ्लेशन को कई तरीके से हम समझ सकते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ी अवस्था में होगा और इसका फिर रिजल्ट होगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ी अवस्था में होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाएगी और इसका एक बड़ा असर रिसेशन में भी आ सकता है। वैसे तुरंत इन्फ्लेशन का बढ़ना रिसेशन नहीं कहलाता है, लेकिन कई बार जो है इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है और लंबे समय तक वो रह जाता है तो वो रिसेशन का रूप ले सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों की स्थिति साथ साथ हो सकती है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। ये भी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा ये भी स्थिति हो सकती है इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो कि जो डिमांड है, डिमांड घटेगा या बढ़ेगा। इन्फ्लेशन अगर होगा तो ऑब्वियसली डिमांड घटेगा। लंबे समय तक इन्फ्लेशन अगर रहता है तो डिमांड घटता है और इसका असर क्या होगा, इसका असर होगा जीडीपी घटेगा या बढ़ेगा। जीडीपी निश्चित तौर पे नीचे जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट घट सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये सभी स्थितियां जो है ये स्टैगफ्लेशन के अंतर्गत आती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को।
ये स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति 1960 तक तो ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही थी, लेकिन 1960 के दशक के बाद 70 के दशक में पहली बार जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस तरह का सिचुएशन आया जहां बेरोजगारी दर उच्च और मुद्रास्फीति की दर भी उच्च हो गई। देखिए यहाँ एक जो लगाया गया है पिक, उसमें आप देखिए कि हाई फूड प्राइसेस ईट अप आवर वेजेस, मतलब जो हाई फूड प्राइस है, मतलब भोज्य सामग्री है, उसकी उच्च कीमत ने लोगों का जो वेजेस है उसको खा गई। मतलब प्राइस जो है वो क्या कर रही है, हाई फूड प्राइस उनका जो वेजेस है, उनकी जो मजदूरी है उसको खा जा रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे लोग मजदूरी बढ़ाने का डिमांड करेंगे, और मजदूरी जब बढ़ाने का डिमांड करेंगे तो वहां छटाई होने लगेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिचुएशन है। 70 के दशक में फिलिप्स वक्र फेल दिखा। यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में यह स्थिति देखने को मिली, वहां भी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में भी जहां जहां इस तरह के सिद्धांतों को अपनाया गया था। एक्चुअली आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है, मेरी समझ में, व्यक्तिगत मेरी जो समझ है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि इसको हम यूज करें, लेकिन ऐसे मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताता हूँ। आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं बहुत परफेक्ट रूल के आधार पर नहीं बनी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का स्वार्थ, निजी स्वार्थ जो है इसमें है, खास करके पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का, अमेरिका जैसे देशों का, कुछ लोगों का। अगर आप गहराई में जाते जाओ तो लगेगा कि कुछ लोगों का जो है यहाँ स्वार्थ, लोभ अत्यंत जब हो जाए तब इस तरह की आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं बना करती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था आज भी अच्छी अवस्था में नहीं है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे और ये खराब स्थिति में आती चली जाएगी। अर्थव्यवस्था मेरी समझ में यही है कि उत्पादन और उपभोग दोनों स्थानीय स्तर पर जब तक नहीं होगा, जब प्राकृतिक के आधार पे, नेचर के आधार पे, जब तक हम अपने उपभोग को मैनेज नहीं करते हैं कि नेचर ने जितना दिया उसके आधार पे उपभोग करते हैं, और पर्याप्त नेचर देती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत श्रम करना पड़ता है। तो ये पश्चिमी दुनिया के द्वारा प्रतिपादित जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं झूठ पे केंद्रित हैं, और ये ताश के पत्तों की तरह हर जगह आप देखो कहीं ना कहीं इसका जो है स्थिति खराब होती ही जा रही है, जबकि बहुत लंबे समय का ये अर्थव्यवस्था नहीं है, बहुत ही कम समय का है, लेकिन फिर भी इसका जो कमजोर पॉइंट है वो दिख जा रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा था श्रीलंका में क्या हालात थे, वही हालात जो है चाइना में होने वाला है, वही भारत में होने वाला है। तो आर्थिक स्थितियां हैं कुछ ऐसी बनेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें विशेष लाभ मिल रहा है, अधिकतर लोगों को फिर नुकसान हो रहा है। तो चलिए खैर 70 में ही ये प्रॉब्लम दिख गया। 1973 और 78 में तेल मूल्यों में बढ़ोतरी का ये परिणाम था। ये तो ऊपर से बोला जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर इकोनॉमिकल सिस्टम या सेटअप ढंग का नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी खामियां जो हैं वो उभर ही जाएंगी। कारण कुछ भी बता दिया जाए तो यहाँ तेल की कीमत को बताया गया। फिलिप्स वक्र की अवधारणा यहाँ गलत साबित हो गई। अब हम लोग स्टैगफ्लेशन की अन्य स्थितियों को देखते हैं। अन्य स्थितियां मैंने पीछे ही बता दिया है, लेकिन फिर भी एक तो स्टैगफ्लेशन का स्थिति था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर रहते हैं, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है स्टैगफ्लेशन के अन्य स्थितियां जो मैंने भी बताया और यहाँ भी लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था उत्पादन क्षमता की तुलना में अल्प मांग की स्थिति से गुजर रहा हो, मान लो कि किसी अर्थव्यवस्था में ऐसा सिचुएशन आया कि उत्पादन क्षमता जितनी है उतना जो है डिमांड नहीं है, उत्पादन क्षमता जितनी भी है उतना डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं होगा तो उत्पादन फिर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब सरकार इस तरह की नीतियां बना रही है ताकि इस चीज को मैनेज किया जा सके। अब तभी अचानक क्या होता है, कुछ चीजों की कीमत जो है बढ़ जाती है, एकाएक बढ़ जाती है, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। अब इस तरह की इन्फ्लेशन की स्थिति जो कि एकाएक आ गई, ठीक है, और इस तरह का सिचुएशन भी कुछ था कि डिमांड भी अल्प था, तो उसको स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के स्टैगफ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति और निम्न वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट मतलब विकास, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, इस तरह का सिचुएशन होता है। अलग अलग इसमें कंडीशन हो सकता है, पीछे भी मैंने बताया है। इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, लेकिन फिर भी कोई कष्ट हो, दिक्कत हो समझने में तो कमेंट करना, अगले क्लास में फिर इसको बता सकता हूं। तो चलिए, फिलिप्स वक्र के सिद्धांतों को चुनौती किसने दिया? तो मिल्टन फ्रेडमैन, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, और एडमंड फेल्प्स। इन दोनों ने फिलिप्स वक्र के सिद्धांतों को चुनौती दी। तर्क क्या दिया? इन्होंने तर्क दिया। इनका तर्क क्या था, इनका जो है लॉजिक क्या था? इनका ये था कहना कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में ट्रेड ऑफ शब्द का अर्थ मैंने पीछे बताया, ये अल्प ही अवधि के लिए होता है, लंबे समय तक ये नहीं हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि लोगों को जब उच्च मुद्रास्फीति की प्रत्याशा, यानी कि लोगों को जब ये लगता है, लगने लगता है, प्रत्याशा मतलब लगने लगता है कि उच्च मुद्रास्फीति होने वाली है, यानी महंगाई जब बढ़ रही है, जैसे पीछे आपने जो तस्वीर था उसमें आपने देखा कि लोगों को ये पता चलेगा कि प्राइस जो है क्या है वो ज़्यादा हो रहा है। लोग खुद कह रहे हैं कि मेरा वेज जो है, जो मेरी मजदूरी है, वो तो इसके प्राइस में ही लग जा रहा है। तो मजदूरी क्या है, इनडायरेक्टली यहाँ मजदूरी बढ़ाने की बात करी जा रही है, प्राइस घटाने की और मजदूरी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो क्या होगा, ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि चीजों का मूल्य बढ़ता है, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने जो है वेतन को बढ़ाने की मांग करेंगे। लोग जब वेतन को बढ़ाने की मांग करेंगे तो क्या होगा, कंपनियां लोगों को निकालना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो रोजगार लोगों को मिला तो एक मुद्रास्फीति की स्थिति, समझना इस बात को, मुद्रास्फीति की स्थिति थोड़ी, मुद्रास्फीति की स्थिति तो कंपनियां लाभ में जाएंगी, कंपनियां लाभ में जाएंगी तो लोगों को रोजगार पे रखेंगे, अच्छी बात है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा नहीं चलेगा। क्या होगा कि कुछ समय के बाद जब लोगों को ये लगने लगेगा कि ये महंगाई तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वेतन की डिमांड करेंगे, ज्यादा वेतन की डिमांड करेंगे तो कंपनियां फिर क्या करेंगी, लोगों को हटाने लगेगी। तो इस तरह से फिर से उस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्राकृतिक दर प्राप्त हो जाएगा। उसको कहते हैं द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र का इस आधार पे काट किया गया कि ये सिचुएशन ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं सकता है। पुनः अर्थव्यवस्था जो है बेरोजगारी की प्रकृति दर में आ जाएगी, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी बताता हूं। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ बेरोजगारी की स्थिति तो रहती ही रहती है, कुछ बेरोजगारी की स्थिति तो रहती ही रहती है। कुछ मतलब कितना, कई बार ऐसा होगा कि जितने भी लोग रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनका कौशल उस लायक नहीं है, उनका स्किल इस लायक नहीं है कि उनको रोजगार दिया जा सके। किसी अर्थव्यवस्था में मान लो कि उत्पादन जितना होना चाहिए उतना हो रहा है, अब नए लोगों की आवश्यकता नहीं है, तब भी बेरोजगारी हो सकती है। कई बार नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसके कारण भी तो किसी न किसी कारण से हर एक अर्थव्यवस्था में 100% लोग जो है रोजगार में नहीं जाएंगे, कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे ही, तो वो नेचुरल माना जाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है। ठीक है, इसको और आगे की स्लाइड में भी देख लेंगे। अब इन अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि यदि मौद्रिक नीति बेरोजगारी को उसकी प्राकृतिक दर से नीचे रखने की कोशिश करती है तो मुद्रास्फीति उच्च हो जाएगी। ठीक है, यानी दोनों में एक ट्रेड ऑफ की स्थिति नहीं है, दोनों में बैलेंस बिगड़ सकता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ इन शब्दों में भी आप समझ सकते हैं, इन्वेस्टोपीडिया का ये है। यहां से देख लेते हैं, यहां से देखिए इसको, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्सेस। लेबर फोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ लोग टेक्नोलॉजी के कारण, स्किल की कमी के कारण आदि के कारण भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये नेचुरल माना जाता है किसी अर्थव्यवस्था में। तो बेरोजगारी को जो आप लिखेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर संदर्भ इस तरह का हो तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन भी इससे डायरेक्ट पीटी का बन सकता है। बाकी भी आप यहाँ कुछ चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का है गैर त्वरित बेरोजगारी मुद्रास्फीति दर, यानी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी की वह दर जो मुद्रास्फीति की स्थिर दर की साम्यता की स्थिति में होती है, यानी कि बेरोजगारी की वह दर जो मुद्रास्फीति की स्थिर दर की साम्यता के कारण होती है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का वो एक कंडीशन जिसमें मुद्रास्फीति क्या हो, एक स्टेबल रहे, यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों अपने अपने स्थिर जगह पर स्थिर है। जैसे कहते हैं ना कि मुद्रास्फीति अगर बढ़ी तो रोजगार बढ़ने लगेगा, ऐसा कुछ स्थिति नहीं, एक बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों के बीच में एक बैलेंस की अवस्था। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति यानी कि मूल्य और वेतन यानी कि बेरोजगारी दर लगभग उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, इसको भी आप इसी वेबसाइट से और कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द नेहरू लेवल, नेहरू का मतलब यहां आप समझ लेना, इन्फ्लेशन इज कांस्टेंट। इन्फ्लेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक इक्विलिब्रियम को, ताकि दोनों जो है वो क्या हो, लेबर मार्केट में एक बैलेंस की अवस्था बनी रहे। यहां भी इस चीज को देख सकते हैं। कुल मिलाकर के
एक ऐसा कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट का जिसमें इन्फ्लेशन क्या हो, स्थिर हो। जब हम फिर बेरोजगारी को अगर खत्म करने का प्रयास करते हैं, जैसे पीछे आपने देखा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे करने का अगर हम प्रयास करेंगे, बेरोजगारी दर को नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से नीचे करने का प्रयास करेंगे, तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की ही स्थिति को जो है नेहरू दर्शाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आज का जो हमारा एक प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न आज के क्लास से ही लिया है, यही है द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रश्न को आप लोग एक बार कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, और लगभग 30 सेकेंड के बाद मैं इसका आंसर बोल दूंगा। आप लोग खुद से इसका आंसर करने का प्रयास पहले करें, देन मैं इसका आंसर अभी ही बता दूंगा। अगले क्लास के लिए इसको नहीं छोड़ते हैं। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर यानी कि द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, दोनों पर विचार करते हैं इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। पहला है, बाजार की मांग के अनुरूप कौशल में कमी बेरोजगारी की प्रकृति दर का एकमात्र कारण है। ठीक है, यानी कारण तो है लेकिन एकमात्र कारण है। दूसरी बात, बेरोजगारी की वह दर है यह जो किसी अर्थव्यवस्था के लगभग अधिकतम रोजगार क्षमता के बाद भी रह जाती है। ठीक है, अब बताइए कि इसमें क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो देखो, बाजार की मांग के अनुरूप कौशल में कमी बेरोजगारी की प्रकृति दर का एकमात्र कारण, कारण तो है लेकिन एकमात्र नहीं है। कई बार जो है टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तब भी जो है कुछ लोग बेरोजगार होंगे, वो भी इसका एक कारण हो सकता है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, एकमात्र शब्द का प्रयोग करने के कारण। ठीक है, दूसरी बात, यह बेरोजगारी की वह दर है जो किसी अर्थव्यवस्था के लगभग अधिकतम रोजगार क्षमता, मतलब एक ऑप्टिमम जो एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है वो अचीव कर लेती है अर्थव्यवस्था। तो फिर भी कुछ लोग जो है सो हमेशा क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे ही किसी न किसी कारण से। ये बात तो सही है, तो इसका मतलब है कि इसका बी नंबर जो है ये सही आपका बैठ रहा है। ठीक है, चलिए, अब पीछे जो मैंने कम्युनिटी टैब में, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन दिया था, कल दिया था, तो उसका कुछ अधिकतर लोगों ने गलत ही आंसर दिया है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन करना यहाँ आवश्यक है। क्लास के शुरू में मैंने बोला था। तो इनर लाइन परमिट क्या होता है, पहली बात तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि इनर लाइन परमिट क्या होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट के ही वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन एक सामान्य रूप से समझा देता हूँ ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाएं। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जो कि इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। चीजों को मैं लिख दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझिएगा। ये 4 राज्य जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर हैं। ये चारों राज्य जो है चाइना के बॉर्डर से लगते हैं या अन्य राष्ट्रों से भी मिलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये 4 नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो ये जो कहा जा रहा है कि वर्तमान ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में है, तो सभी राज्यों में तो नहीं है, ये विकल्प गलत हो गया। इसे समाप्त कर दिया गया 19 में, ये भी गलत है। वास्तव में 19 में मणिपुर को इसमें शामिल कर लिया गया था, पहले 3 ही था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। 2019 में मणिपुर को इसमें ऐड कर लिया गया। ठीक है, तो 19 में एक न्यूज तो बना था करंट अफेयर्स का, बट खत्म करने से रिलेटेड नहीं, एक ऐड करने से रिलेटेड। ठीक है, इसके तहत विदेशियों का पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में प्रवेश प्रतिबंधित है। ठीक है, इनर लाइन परमिट में क्या है कि इनर लाइन यानी कि देश के अंदर ही, देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता है, यानी पास की आवश्यकता है। भारत सरकार उस पास को जारी करती है राज्य सरकार के सहयोग से। ठीक है, तो इन 4 राज्यों के संदर्भ में है, तो विदेशियों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए ही है, जो उन 4 राज्यों से अलग होंगे। 4 राज्य का मतलब है, जैसे मान लो कि अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश के बाहर के जो मतलब अरुणाचल प्रदेश के अलावा जो राज्य होंगे, तो इस तरह से इन 4 राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं उनके नागरिक, मतलब वहां के निवासी, सॉरी नागरिक तो नहीं कहेंगे, वहां के निवासी अगर इन 4 राज्यों में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले उनको जो परमिट लेना पड़ेगा, तब वो अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। विदेशियों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए ही है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए, क्योंकि विदेशियों के लिए ना, इन सब जगहों में विदेशियों के लिए है एक कानून, वो अलग कानून है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, तो ये एक अलग परमिट की व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे या अगले क्लास में कभी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है डी नंबर ही होना चाहिए। इसको यहां भी आप देख सकते हैं, इनर लाइन परमिट को। इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट। देखो, और बढ़िया वर्ड का प्रयोग किया, और इंग्लिश में कई बार क्या होता है, चूंकि इंग्लिश में ही मेन डॉक्यूमेंट रहता है, इसलिए एग्जैक्ट वो टर्म निकल के आ पाता है। तो ये क्या है कि एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और नीचे आप देखेंगे कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी 2 पर्पज से है। एक तो टूरिस्ट
के लिए दिया जाता है और एक वैसे लोगों को के लिए दिया जाता है जो वहाँ रोजगार जैसे पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं। इन 4 राज्यों में कोई लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहे, जैसे कोई नौकरी कर रहा है इस पर्पज से, तो उनको जो है लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई टूरिस्ट के रूप में जा रहा है तब तो 2 तरह से दिया जाता है। यह परमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल ऑफ इंडियन सिटीजन इनटू प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड, मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए वहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है आउटसाइड का। ठीक है, अब एक बात जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो कानून है, इनर लाइन परमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से निकल के आता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, यानी कि BEFR। BEFR ये 1873 का अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था कि जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, सॉरी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, अब उस समय ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब है कि भारतीय लोग ही, ठीक है, तो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं वो इन तो नहीं कहेंगे, कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों प्रवेश नहीं कर सकते हैं? तो वास्तव में ब्रिटिश क्राउन का वहां कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट था। अब ब्रिटिश सब्जेक्ट, भारतीय लोग या फिर ब्रिटिश नागरिक भी अगर वहां जा रहे हैं और वहां वो भी अगर व्यापार करने लगे, तो किस चीज का व्यापार था? ये व्यापार का भी यहाँ एक स्पष्ट रूप से बता दिया गया था किस चीज का व्यापार था। मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ एलिफेंट और ऑयल, ठीक है, तो तेल और एलिफेंट का वहां से ब्रिटिश क्राउन जो है अपने एजेंट्स के माध्यम से व्यापार करते थे। अन्य लोग वहां प्रवेश करके इन व्यापारों में ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के राइवल ना हो जाएं, प्रतिद्वंदी ना हो जाएं, इसके लिए अंग्रेजों ने यह कानून बनाया। अंग्रेजों के साथ एक खास बात यह थी कि हर चीज को कानून बना के करते थे, तो कितना भी शोषण करें उसके लिए कानून बना देंगे। तो उनके कहने के लिए होता था, भाई हम स्पष्ट रूप से जो है इस कानून के तहत तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। खैर, तो इस कानून के तहत था। अब जब भारत आजाद हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब भी इस कानून को नए नाम से, यानी इनर लाइन परमिट के नाम से इसको कंटिन्यू रखा गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ अब कारण क्या दिया जाएगा? पहले तो जो कहा गया कि भाई कॉमर्शियल पर्पस, या कहा नहीं गया, लगभग घोषित ही था कि ब्रिटिश क्राउन का जो है जो कॉमर्शियल एक इंटरेस्ट था उसके लिए किया गया। बाद में क्या हो गया? तो ये हो गया बाद में रिप्लेस्ड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो हो गया कि ब्रिटिश सब्जेक्ट के जगह पे जो टर्म आ गया वो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए आ गया 1950 में। इसके बाद जो है ये कहा गया कि पहले तो ब्रिटिश सेफगार्ड देयर कॉमर्शियल इंटरेस्ट, अब इसको कंटिन्यू करते हुए, अब तो कॉमर्शियल इंटरेस्ट ब्रिटिश का कहेंगे नहीं, अब क्या कहेंगे? तो ऑफिशियली कहा गया कि इन 4 राज्यों के, कुछ राज्यों के, सॉरी 4 तो नहीं थे उसमें, जो भी राज्य उसमें थे, तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कानून को कंटिन्यू किया जाता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो अदर पार्ट के होंगे वो इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में ये जो कानून है, इसका ऑफिशियल पर्पस, जो घोषित उद्देश्य है, वो है कि इन राज्यों के कल्चर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये तो पीटी के दृष्टिकोण से हुआ। मेंस के दृष्टिकोण से इतने लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो मेंस के दृष्टिकोण से आप बताएंगे कि वास्तव में ये 4 राज्य जो हैं ये क्या हैं? ये एकदम सीमावर्ती राज्य हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि कोई मतलब भारतीय व्यक्ति भी यहाँ ऐसे प्रवेश ना करे। वैसे तो भारतीय व्यक्ति का इसलिए कल्चर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये एक पॉइंट आप डाल सकते हैं कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण भी संवेदनशील है, इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। बाकी विदेशियों के लिए मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट वाला कॉन्सेप्ट है, वो सीमावर्ती राज्य के संदर्भ में ज्यादा स्पष्ट व्याख्या होगी। ठीक है, यहाँ कल्चर वाला ही बात आप लिखना, यहाँ भी पीछे भी लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग आज बात किए हैं वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे मातरम IAS टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाएं। इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट करके एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। PDF और डाउट क्लियरिंग सेशन से संबंधित जो भी आपका सपोर्ट है वो किया जाएगा। यहाँ PDF भी यहीं शेयर किया जाता है। इससे अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर अपने नाम और डिटेल के साथ मैसेज करेंगे। नाम और अपना डिटेल डालना जरूरी है। डिटेल का मतलब है जगह, अपना बताना जरूरी है, किस राज्य से हैं, किस जगह से हैं। ठीक है, और अपना नाम, इसके बिना आपको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको इतना पे करना होगा, तब आप इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।